कोई बात नहीं, ये वैसे तो कल वाले इसमें सेशन में हुआ है, बट कोई बात नहीं। सो व्हाट इज, सबसे पहले हमें पता करना है कि व्हाट इज रिकर्जन। सो रिकर्जन क्या है? रिकर्जन इज नथिंग बट व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ। जब हम एक फंक्शन बना रहे हैं और फंक्शन बनाते बनाते उसकी बॉडी के अंदर ही उसी फंक्शन का कॉल दिखना, दैट इज कॉल्ड एज रिकर्जन। उसी को क्या बोला जाता है? रिकर्जन। तो वो एक्चुअल में कैसा होता है? एक्चुअल में कैसा होता है कि सबसे पहले तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, देन एग्जीक्यूट होने के बाद वहां पे जहां पे भी उसको कॉल दिखता है खुद के फंक्शन का, तो वो वापस से रिपीटलेटली ऊपर जाता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करना चालू करता है। ओके, अगर उस चीज को समझना है तो थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर के कोड को कर रहा हूँ कमिट, और मेन के अंदर के भी कोड को कर रहा हूँ कमिट, और मैं आपको दिखाता हूँ। मेन में हम दिखाते हैं, ठीक है। सो इसको भी हम कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, पूरा वाला कोड जो है कमिट, एंड यू नो दैट कमेंट किया हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। और यहाँ पे मैं नॉर्मली सिर्फ देख रहा हूँ, मैं प्रिंटफ लिख के उसके अंदर लिख लेता हूँ हेलो एंड स्पेस डाल देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस, एंड कंप्लीट कर दिया। इसमें मेन फंक्शन के अंदर मैं मेन को फिर से कॉल कर रहा हूँ। मतलब क्या कर लिया मैंने? एक रिकर्जन क्रिएट किया। रिकर्जन मतलब एक लूप टाइप क्रिएट किया, ठीक है। when function called itself it's called as recursion. You can see this is nothing but a recursion when, because ये देखो मेन स्टार्ट होगा, सबसे पहले मेन स्टार्ट होगा, फिर प्रिंट होगा हेलो, देन फिर से मेन स्टार्ट होगा, मतलब फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से आएगा हेलो हेलो हेलो, ऐसा करके वो कंटिन्यूअस लूप चलते रहेगा, वो कभी भी एंड नहीं होगा, इनफाइनाइट लूप तक वो चलते रहेगा। यू कैन सी कंपाइल किया हमने, अब कंपाइलेशन में देखो कितना टाइम लग रहा है, एंड यू कैन सी रन, यू कैन सी हेलो 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 करके ये जाते जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट अ रिकर्जन। जब हम क्या करते हैं, जब फंक्शन को खुद ही को कॉल करते हैं। ओके, अगर आपको रिकर्जन समझ गया तो अभी हम देखते हैं वो फैक्टोरियल वाला जो मैंने कल एग्जांपल लिया था और जिसमें प्रॉब्लम थी। सो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, नम लिया, दो वेरिएबल्स लिए। हमेशा पढ़ने का तरीका मेन के अंदर से पढ़ो। आप गलती ये करते हो कि पहले ही ये चीज को देख लेते हो और फिर आप यहीं पे सोचते बैठते हो कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसे करेगा। नहीं, जैसा कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा वैसे ही आपको भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। सर कंपाइलर कैसा करता है एग्जीक्यूशन? कंपाइलर बस ये स्टार्टिंग का स्टेटमेंट देखता है। क्यों? तो ये फंक्शन बनाया है, बस उसको यही जानना है कि हाँ अच्छा ठीक है ये फंक्शन है। सो ये एक फंक्शन है जो रिटर्न करेगा इन टाइप में और जो एक आर्गुमेंट लेगा। ओके ठीक है, चलो सर समझ गया। तो कंपाइलर भी ऐसे ही देखता है, वो अंदर में आगे नहीं देखता कि वो क्या करने वाला है। तो ये कब देखेगा? जब फंक्शन का कॉल आएगा। जब फंक्शन का कॉल आएगा तब जाके अंदर में जाया जाएगा, राइट। तो उसको इग्नोर कर दो और आ जाओ मेन पे। मेन पे सबसे पहले दिख रहा है दो वेरिएबल बन रहे हैं, नम एंड एफ। ये दो इन टाइप के वेरिएबल बन गए। देन यूजर से नंबर मांग रहे हैं, जो भी यूजर नंबर डाल रहा है वो नम में आ रहा है, और हमने अभी कंसीडर किए है 5, राइट, बिकॉज सर को 5 का ही फैक्टोरियल आता है, दैट इज नथिंग बट 120। ओके, तो मैं 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ जो कि 120 है। अब ये 120 कैसे आया, या फिर कोई भी अगर नंबर डालू तो उसका जो आंसर है वो कैसे आ रहा है, वो चीज हमें समझने के लिए, हमने अज्यूम करने के लिए हमने 5 लिया है, राइट। सो यहाँ पे फैक्टोरियल को कॉल किया गया है और फैक्टोरियल में हमने क्या पास किया, नम। नम में क्या है, हम कंसिडर करें कि 5 है, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भले, नम इक्वल्स टू 5, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, फैक्टोरियल के नम के अंदर 5 पास किया। अब ये कॉल बाय रेफरेंस है या कॉल बाय वैल्यू है? सर यहाँ पे एंड नहीं दिख रहा है तो कॉल बाय वैल्यू है, बिकॉज इसके अंदर से वैल्यू जाएंगे। तो ये नम के अंदर की वैल्यू अभी किस में आ गई है, एन में, राइट। अभी देखो, अभी अच्छे से देखने का आता है फंडा, और यहाँ पे हम कर देते हैं उसको। ये जिन लोगों को कल समझ में आ गया वो थोड़ा तो बोर हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, बट ना किसी को छोड़ नहीं सकता ना। सो 2 मिनट के लिए, और आपका वो जो कंसेप्ट है वो काफी अच्छा हो जाएगा। ओके, अगर आप देख रहे हो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले देखो फैक्ट है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फैक्टोरियल को, फैक्ट लिख रहा हूँ शॉर्ट में। और यहाँ पे क्या है, नंबर हमने 5 भेजा था तो यहाँ पे आ गया 5, राइट। ओके, अब ये कॉल किया, ये सबसे पहला कॉल है। देन क्या हुआ, एन में है 5, 5 इज इक्वल टू 0। सर नहीं, तो ये इफ की कंडीशन, मतलब इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, कहाँ पे जाएगा, एल्स। एल्स में जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा है रिटर्न, और ये चीज रिटर्न होगी। हमें दिख रहा है कि रिटर्न के आगे उसी फंक्शन का कॉल है, इसी को तो क्या बोला जाता है, रिकर्जन। यही तो है रिकर्जन। तो फैक्टोरियल कॉल हो रहा है, मतलब फिर से एक बार फैक्टोरियल कॉल होने वाला है। यस, तो फिर से एक बार फैक्ट को कॉल करो। इस टाइम क्या करना है, एन में क्या है सर, 5 5 5 था, 5 माइनस 1 तो क्या हो गया, 4 हो गया। सो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जो आर्गुमेंट जाएगा वो 4 जाएगा, और उस टाइम इस एन की वैल्यू क्या रहेंगी, सर एन की वैल्यू तो अभी 5 है ना, यस, तो 5, राइट। अब ये देखो, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब क्या, फिर से कॉल हो रहा है, और उस टाइम ये वैल्यू यहाँ पे पास हुई तो क्या हुई, 4 वैल्यू, मतलब इस टाइम एन की वैल्यू क्या रहेंगी, 4। 4 इज इक्वल टू 0, सर नो, फिर से एल्स, फिर से यहाँ पे, मतलब क्या आएगा, उस टाइम क्या आएगा, 4 माइनस 1 मतलब ही 3, और इस टाइम
वैल्यू क्या रहेंगी 4, राइट, बिकॉज n की वैल्यू उस टाइम 4 रहेंगी। फिर से यहाँ पे फिर से ये फैक्टोरियल कॉल हुआ, मतलब n की वैल्यू फिर से 3 होगी, 3 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से नीचे आएगा फैक्टोरियल 3 माइनस 1 दैट इज 2, यहाँ पे आएगा फैक्ट 2 और यहाँ पे इनटू होगा, उस टाइम n की वैल्यू थी 3, राइट। फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे जाएगा। ये सारा जो डेटा है इंटरमीडिएट डेटा, क्योंकि आगे आगे बढ़ते जा रहे हो ना, नया फंक्शन कॉल होते जा रहा है, तो ये जो सारा डेटा जो है वो स्टैक में सेव होता है। क्या होता है? स्टैक में सेव। ये जितना भी कुछ मेमोरी में कंज्यूम हो रहा है वो स्टैक मेमोरी में कंज्यूम हो रहा है। स्टैक का सिंपल फंडा, मैं यहाँ पे स्टॉप किया। स्टैक का सिंपल फंडा है कि वो पाइप है, एक ऐसा पाइप है जिसके अंदर आप क्या डाल सकते हो, मार्बल्स डाल सकते हो। अब जो सबसे पहला मार्बल डाला था आपने वो सबसे लास्ट में निकलेगा, और सबसे लास्ट में डाला हुआ जो भी मार्बल रहेगा वो सबसे फर्स्ट निकलेगा। इसको बोला जाता है स्टैक। स्टैक कुछ इस तरीके से काम करता है, आप पुश करते हो कहते हैं जो भी डेटा है उसको पुश करते हो, सबसे पहले डाला हुआ पुश किया हुआ डेटा सबसे लास्ट में पॉप होता है। डेटा को निकालना मतलब पॉप, पुश करना मतलब इंसर्ट करना राइट। सो यहाँ पे होता है फैक्ट। फैक्ट में क्या आएगा, जब ये आप 2 के लिए कॉल करें तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 रहेंगी, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे आएगा फिर से 2 माइनस 1 दैट इज 1, एंड उस टाइम n की वैल्यू करेंगे 2, बिकॉज n 2 था ना, यहाँ से आया तो 2, राइट। ना नेक्स्ट टाइम फिर से ऊपर जाएगा, इस टाइम n की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू 1, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1 दैट इज 0, राइट। यहाँ पे आ गया 0, 0 इज इक्वल टू 0, सर कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब तो सर कंडीशन सर सेटिस्फाइड होगी, राइट। उस टाइम n की वैल्यू क्या रहेंगी 1 रहेंगी, याद रखना उस टाइम n की वैल्यू 1, बिकॉज यहाँ पे 1 पास किया था, राइट। ओके सर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे बिकॉज फैक्ट के अंदर 0 आया, यस। तो क्या होगा, सबसे पहले रिटर्न होगा 0, करेक्ट है। अब होगा रिटर्न 0, तो वो कहाँ पे रिटर्न होगा, जहाँ पे फैक्ट की वैल्यू क्या डाली थी n में जब आया था 0 तब, तो इसको कट करो और वहां पे 1 लिख दो। रिटर्न आया ना, वैल्यू रिटर्न आई तो 1 लिख दो। 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 हुआ तो क्या हुआ, दैट इज 1। तो यहाँ पे ये देखो ये वाला फॉर्मूला है ना, तो 1 इंटू 1 1, तो ये किसका रिटर्न था, इसका रिटर्न था, तो इसको कट करके 1 लिख दो। फिर से 1 इंटू 2, सर 2 वो किसका रिटर्न है, इसका, तो इसको कट करके 2 लिख दो। 2 इंटू 3 सर 6, 6 इंटू 4 सर 24, 24 इंटू 5 120, 120 ये कहाँ कॉल किया था, नीचे में। अगर आप देखोगे अच्छे से तो हमने उसको कहाँ कॉल किया था, नीचे, यहाँ से कॉल किया था। तो 120 कहाँ पे रिटर्न आया, इस जगह पे 120 रिटर्न आया, और उसको हमने होल्ड किया एफ में, और फिर उसको फर्दर एफ को प्रिंट कर दिया। तो ये था फैक्टोरियल, मतलब ये रिकर्जन, लास्ट वाला जो इसमें बताया था वो है। मयूरेश समझाए, और बाकी जो भी जिनको भी था बट उन्होंने क्वेश्चन नहीं किए, बट मयूरेश ने क्वेश्चन किया था, इसलिए मैं मयूरेश को बोल रहा हूँ। मयूरेश समझाए। और ये जब तक करके नहीं देखोगे ना खुद से तो मजा नहीं आएगा। आप 5 ही नंबर मत लो ना, आप कोई दूसरा नंबर लो, कोई दूसरा नंबर लो और खुद से करके देखो। खुद से करोगे ना तभी मजा आएगा और तभी समझ में भी आएगा। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, तभी समझ में आएगा। मैं भी मेरे टाइम में जब रिकर्जन पढ़ा था ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड है ना, सो मैंने भी मेरे टाइम में जब रिकर्जन पढ़ा था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को भी नहीं समझा था। और इतने लेवल का, जितने लेवल का मैंने आपको दिखाया उस लेवल, मेरे को तो कभी पता ही नहीं था कि रिवर्स इसमें फैशन में वो कैलकुलेट करता है। ये तो मैं अभी वो वेबसाइट्स वगैरह से जब मैंने पढ़ा तब जाके मेरे को पता चला। बट आपको ये चीज पता है तो बस आपको एक ही काम करना है कि आपको उसको ट्राई करना है। सपोज मेरे को 3 का फैक्टोरियल देखना है तो यू कैन सी 6, तो ये चीज करके देखो, थोड़े बड़े नंबर लेके आप उसका फैक्टोरियल करके रखो। समझा? गुड मयूरेश। पर स्टिल यार, मतलब ऐसा समझ गया वैसा वाला मत करना, क्योंकि प्रोग्रामिंग में वैसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा नंबर लेना और एक ट्राई करके देखना। जैसे 7 थोड़ा बहुत ही बड़ा हो गया बिकॉज उसका आंसर इतना बड़ा आ रहा है तो कैलकुलेशन में भी टाइम लगेगा। सो 6 का करके देखो, 5 का मैंने करके दिया तो 6 का आप मैन्युअली करके देखना। मतलब ये तो इसमें तो आंसर दे ही देगा ना, तो उसको साइड में हाथ से पेन से ऐसा लेके बैठने का, ऐसा 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 ऐसा, तो उसको आपको पता चलेगा। ओके। एंड क्या कहाँ पे वो स्टोर होता है, तो वो स्टैक मेमोरी में सेव होता है। अगर आप, जब मैं थ्योरी पढ़ रहा था ना उस टाइम मैंने उसका जिक्र भी किया था। You can see the recursion program is generally slower than the non-recursive program because it is need to make a function call, so the program must be safe। जब क्या होता है वो हमेशा अगले अगले इसको क्या करता है, कॉल करता है, और जो करंट स्टेट होती है उसको क्या करके रखना पड़ता है, सेव ऑल द करंट स्टेट एंड रिट्रीव देम अगेन एंड अगेन। जब आखिरी में होता है तो वो क्या करता है, उसको रिट्रीव करता है अगेन एंड अगेन लेटर में, ठीक है, बाद में। This consumed more time, taking recursion program slower. The recursion program required more memory to hold the intermediate state in stack। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ड बोला है, कौन से मेमोरी में वो स्टोर करता है, स्टैक। क्यों सर स्टैक? बिकॉज जो लास्ट में इनपुट होगा वो फर्स्ट निकलेगा, फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा। नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम में कभी भी नीड नहीं होती इंटरमीडिएट स्टेट की, ना ही कोई एक एक्सटर्नल कोई मेमोरी की जो आपको यूज पड़ेगा, राइट। ओके, तो ये था हमारा रिवाइजिंग सेशन ऑफ वर्जन।
मयूरेश ने मेरे को ग्रीन झंडी दे दी, सो हम आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हमने स्टोरेज क्लासेस देखे थे, उसके पहले हमने पढ़े थे स्कोप एंड लाइफ टाइम, वो चीज हमने देख ली थी। स्कोप मतलब वेरिएबल कहाँ तक विजिबल होगा, लाइफ टाइम मतलब वो मेमोरी में कब तक सस्टेन करेगा। स्कोप के लिए मैंने बताया था फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और दूसरे फंक्शन से उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे तो वो एक्सेस नहीं हो रहा था। सेकंड लाइफ टाइम हमने देखा था, लाइफ टाइम का मीनिंग होता है अगर आप कोई फंक्शन में कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो तो वो कितने देर तक मेमोरी में सस्टेन करेगा, या फिर वो अलोकेट, उसको मेमोरी कब अलोकेट होगी और डी अलोकेट कब होगी, वो सारा कुछ होता है लाइफ टाइम पे। ठीक है, स्कोप जो है वो इफेक्ट करता है लाइफ टाइम पे, मतलब उसका जो लाइफ रहेगा वो इफेक्ट करेगा उसके स्कोप के ऊपर भी, राइट ना। उसके बाद लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का थ्योरी पढ़ा था। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं, फास्ट इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज कल के इसमें सेशन में हो गया था। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो पर्टिकुलर कोई फंक्शन वगैरह में डिक्लेयर किए जाते हैं, दैट्स वेरिएबल इज कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इंट बना दिया, इंट एक वेरिएबल बना दिया, इंट ए, और उसके अंदर डाल दिया सपोज ए एस हो गया था, सो ए डाल दिया सपोज 10, तो ये सिर्फ मेन का वेरिएबल है और ये मेन में ही कॉल होगा, मेन में यूज होगा, इसके बाहर इसका कोई स्कोप और इसका कोई लाइफ नहीं रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज द लोकल वेरिएबल बिकॉज इस मेन के अंदर के जितने भी स्टेटमेंट रहेंगे वो ही उनको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके अंदर प्रिंटफ डाल दूं तो वही इस ए को यूज कर सकता है। सो दैट टाइप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ local variable. Okay, that type of variable is called as local variable, right? सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, and this type of variable called as local variable. You can see, सर एक ही वेरिएबल से कैसे समझेगा, राइट सही बात है। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन void myFun फंक्शन का नाम रख दिया मैंने, और यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल बनाते हैं, सपोज वेरिएबल इज x एंड इक्वल्स टू डाल दिया 200। तो ये जो वेरिएबल है ये myFun के अंदर है, तो वो उसके बाहर से एक्सेस नहीं होंगे, उसके अंदर जितने भी कोड रहेंगे वो एक्सेस कर सकते हैं पर बाहर वाले नहीं कर सकते। यू कैन सी एरर बोल रहा है अनयूज्ड वेरिएबल x एंड यहाँ पे है एरर ये वाला। सो 10वीं लाइन पे देखो एरर है, x इज अनडिक्लेयर, मेन में हमने x लिखा ही नहीं है तो भी हम कॉल कर रहे हैं, सर ये तो दिख रहा है बट ये उससे नहीं दिख रहा है, वो उसको सिर्फ यहाँ इसके अंदर वालों को ये दिखेगा, यहाँ तक वो x का एक्सेस नहीं आएगा, उसी को बोला जाता है स्कोप। सो लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर होता है। सेकंड टाइप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कोई भी फंक्शन के अंदर नहीं होते, ना myFun मैं कुत्ते भी फंक्शन बना दूं उनके अंदर नहीं रहेगा, ना ही मेन के अंदर रहेगा। सो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया इंट और मैंने लिख दिया सपोज f, तो ये जो मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर मैं जो भी वैल्यू डाल रहा हूँ तो ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा, और ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ये सभी फंक्शंस में उनको एक्सेस कर सकते हैं। देखो सिस आउट का लिख रहा हूँ मैं, इट इज डबल कोड %d एंड कॉमा, सपोज f करता हूँ मैं एंड न्यू लाइन डाल देता हूँ बिकॉज 2 बार मैं करने वाला हूँ। एंड यू कैन सी यहाँ पे भी किया मैंने, और सेम चीज इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं नीचे में भी। x तो हालांकि वो एक्सेस नहीं हो पाएगा बिकॉज वो उस फंक्शन का है myFun का है, बट एक्सेस हो सकता है f। अब ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप जो होता है वो पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है, उसका जो लाइफ भी होता है वो भी थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। यू कैन सी 10 एंड 20 आया बिकॉज यहाँ पे मैंने ए और एफ को प्रिंट करा था, ऊपर वाला ये नहीं प्रिंट हुआ है। सो चलो वो समझने के लिए मैं क्या करता हूँ आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये मेन के अंदर हमने एफ की वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यू ऑफ एफ इन मेन, ठीक है, मतलब मेन फंक्शन के अंदर एफ की वैल्यू को प्रिंट किया है, और सेम चीज लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ एफ इन myFun। तो यहाँ पे भी मैं वही स्टेटमेंट डाल रहा हूँ इन myFun। ओके, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेन का आएगा बिकॉज myFun को अभी तक मैंने कॉल नहीं किया। यू कैन सी 10 एंड वैल्यू ऑफ एफ इन मेन वो आया है, राइट। ओके करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, पर तो सर इसका क्यों नहीं आया, उसका इसलिए नहीं आया बिकॉज आपने उसको कॉल ही नहीं किया। आपने उसको कॉल किया क्या, नहीं, तो अगर आप जब कॉल करोगे तभी जाके वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। एंड नाउ यू कैन सी आपको दिख रहा है पहले आ रहा है मेन का, बिकॉज आपने मेन को पहले प्रिंट करा है, देन myFun को कॉल किया तो वो आ गया वैल्यू ऑफ एफ इन myFun इज 22। तो दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल। पर याद रखना ग्लोबल वेरिएबल में अगर आप चेंजेस करते हो कहीं पे भी तो आप उसका जो चेंजेस है वो सभी में होगा, बिकॉज ये एक ही डब्बा है, इसमें बार बार डब्बे नहीं क्रिएट हो रहे। तो यहाँ पे अगर आप एफ को कहीं से भी चेंज करोगे तो उसका इम्पैक्ट ना दूसरे पे भी पड़ेगा। सर मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं फंक्शन में जो एफ की वैल्यू है उसको चेंज कर दूंगा तो वो ना नेक्स्ट फंक्शन में जैसे यहाँ पे है ये प्रिंट करने के बाद एफ की वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ
सपोज चेंज करते था 33 पे, वो 22 पे था, उसको चेंज कर दिया 33। तो ये तो फंक्शन में मैंने चेंज किया, पर वो तो कौन से वेरिएबल में हुआ है, एफ में। तो अगर उसकी वैल्यू चेंज हो गई, अल्टर्ड हो गई, तो सभी फंक्शन में उसकी वैल्यू अल्टर्ड वाली मिलेगी, मतलब चेंजेबल वाली मिलेगी। यू कैन सी माय फन के अंदर तो 22 था, बट 22 के बाद मतलब प्रिंट करने के बाद हमने उस वैल्यू को क्या कर दिया, अल्टर कर लिया। तो दैट इज नथिंग बट 33। तो मेरे को मेन में मेरे को वो 33 मिल रहा है। और अगर मैं फिर से उस फंक्शन को कॉल करूँ माय फन को मेन के बाद, है ना, मतलब वो कॉल के बाद, तो वहां पे भी वो 33 ही दिखाएगा। सॉरी, मेन कॉलिंग के बाद वहां पे भी मुझे वो 33 ही दिखाएगा, माय फन था। ओके, सो दिस इज नथिंग बट ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल डिफरेंस। यू कैन सी फर्स्ट टाइम 22 दिखाएगा। देखो, फर्स्ट टाइम हमने फंक्शन कॉल किया था तो 22, देन उसके बाद हमने फंक्शन कंप्लीट होने के बाद एफ की वैल्यू चेंज कर दी, तो देखो मेन में भी वैल्यू चेंज हो गई, और मेरे फिर से फंक्शन को कॉल किया तो भी वो वैल्यू चेंजेबल दिखा रहा है, बिकॉज एक ही डब्बा है। अगर आप एक डब्बे की वैल्यू चेंज करोगे तो सभी इधर होगा। ठीक है। सो लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है। ओके, so local variable is declared inside the function. The local variable is visible only the inside their function. Only statement inside the function can be accessed that local variable. Local variable are declared when the control enter a function, and local variable get destroyed when the control exit from the function. ये इसका बोलने का मीनिंग ये है कि आप जब कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है, मतलब कोई भी फंक्शन का इंटर्ड होता है, तो इसको बोला जाता है कंट्रोल इंटर होना। कर्ली ब्रैकेट ओपन होना मतलब कंट्रोल इंटर होना, कर्ली ब्रैकेट क्लोज होना मतलब कंट्रोल एग्जिट होना। तो उसने बोला कि जब भी फंक्शन बनाते हैं तो वहां पे कंट्रोल जब इंटर होता है तभी हम फंक्शन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो वो क्या होते हैं, उनको मेमोरीज मिलती है, और उनकी मेमोरी छीन जाती है या फिर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं वो वेरिएबल जब वो फंक्शन क्लोज होता है। लोकल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ग्लोबल की नहीं, लोकल। सो यू कैन सी, फिर से एक बार वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर व्हेन द कंट्रोल इंटर अ फंक्शन, एंड लोकल वेरिएबल गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन द कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम द फंक्शन। एग्जिट फ्रॉम द फंक्शन जब होता है, कंप्लीट जब होता है, तो वो डिलीट हो जाता है। ओके, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल तो भी हो जाना चाहिए, 8 मिनट का समय है अपने पास। सो ग्लोबल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन, मतलब किसी भी फंक्शन के अंदर ना होना। और ग्लोबल वेरिएबल इज विजिबल टू एनी एंड एवरी फंक्शन। वो ग्लोबल वेरिएबल जो होता है आप कहीं पे भी और कहीं पे भी यूज कर सकते हो, उस टाइप के वेरिएबल को बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। कैन बी यूज बाय एनी पीस ऑफ कोड। आप कहीं पे भी किधर भी तोड़ मरोड़ के उसको, उस वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट याद रखना, अनलाइक द ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल रिटेन्स देयर वैल्यू बिटवीन द फंक्शन कॉल्स। वो क्या करते रहेगा, चेंज करते रहेगा। अगर आप कोई ग्लोबल वेरिएबल के साथ अगर वैल्यूज को चेंजिंग करोगे और आप सोचोगे कि अरे उसमें तो मैंने ऊपर में वो वैल्यू रखी थी तो वही रहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा। अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू कहीं से भी चेंज कर दी तो थ्रू आउट द प्रोग्राम सभी जगह पे वो वैल्यू चेंजेबल होते हुए दिखेगी। So local variable and the global variable, unlike a local variable retain their values between the function calls and throughout the program execution। मतलब पूरे प्रोग्राम में फिर अगर आपने चेंज कर दिया तो पूरे प्रोग्राम में वो वैल्यूज वही रहेंगी जो आपने चेंज कर दी थी। उसके बाद है स्टोरेज क्लासेस। तो स्टोरेज क्लासेस क्या होता है? सो स्टोरेज क्लासेस आर यूज्ड टू डिफाइन द स्कोप। यही बताते हैं, अभी तक हमने स्कोप देखा, लाइव देखा, देन लोकल वेरिएबल देखा, ग्लोबल वेरिएबल देखा। अब ये इतना सारा हमने क्यों देखा कि हमने स्टोरेज क्लासेस समझने के लिए, बिकॉज स्टोरेज क्लासेस से ही पता चलेगा कि किसका स्कोप कहाँ तक है, कौन कहाँ तक जिंदा रहेगा, मतलब उसका जो लाइफ स्पैन है या फिर लाइफ टाइम है वो कहाँ तक रहेगा। ये सारा स्टोरेज क्लासेस ही हमें बताते हैं। सो स्टोरेज क्लासेस आर यूज्ड टू डिफाइन द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। इनके थ्रू हमें पता चलेगा कि ये कितने देर तक मेमोरी में रहेगा या फिर ये कहाँ तक विजिबल हो सकता है। देयर आर 4 स्टोरेज क्लासेस। कितने स्टोरेज क्लासेस है? तो 4। एक है ऑटो, सेकंड है एक्सट्रीम, थर्ड है एक्सट्रीम, थर्ड है स्टैटिक एंड फोर्थ है रजिस्टर। सो ये हम सेकंड वाले सेशन में पढ़ेंगे, बट अगर ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पूछ लो, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। देन मैं ऑटो, एक्सट्रीम एंड स्टैटिक एंड रजिस्टर को कंप्लीट करके ट्राई करूंगा डे 4 पे जंप करने का, बिकॉज ये बेसिक है। एंड उसके बाद फिर अपना चालू होगा डे 4। डे 4 है पॉइंटर एक टॉपिक हो चुका है, सो डोंट वरी। ये पुराना था इसलिए मैंने एकदम फास्ट लिया, बिकॉज कल भी मैंने यही चीज पढ़ाई थी और आज भी मैं वही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए फास्ट लिया। अभी मैं स्लो चलूंगा नेक्स्ट वाले सेशन में। एनीवन हैव एनी डाउट तो प्लीज नो यस कीजिए, अगर आपको डाउट्स नहीं है तो नो कीजिए। ग्लोबल वेरिएबल एक बार फिर से, लिमिट एंड स्कोप में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लिमिट, व्हाट इज लिमिट? ग्लोबल वेरिएबल एक बार फिर से बताओ, नो इशू।
देखो यहाँ पे है ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल एक्चुअल में क्यों यूज किया जाता है, चलो मैं उसका एग्जांपल, 5 मिनट है तो वो हो जाएगा। सपोज ना मेरे पास ना मेरा कॉफी वेंडिंग का बिजनेस है, कॉफी वेंडिंग या फिर मेरा जूस सेल करने का बिजनेस है। सपोज मैं जूस सेल करता हूँ, तो वहां पे ना मेरे पास 2 कप्स है, एक है बड़ा कप और एक है छोटा कप। तो ना दो दो क्या बोलते हैं, 2 कप है तो उसका प्राइस भी डिफरेंट रहेगा, है ना। बड़े कप का थोड़ा बड़ा चार्जेस और छोटे कप का थोड़ा छोटा चार्जेस, बेसिक लॉजिक है ना। तो यहाँ पे हम ना 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा। सपोज देखो मैं यहाँ पे ना 2 फंक्शन बना रहा हूँ। एक फंक्शन है सपोज स्मॉल कप करके एक है, तो इसमें स्मॉल कप का कैलकुलेशन होगा, हिसाब होगा। सपोज मेरा जो स्मॉल कप है उसका प्राइस है 20 रुपए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसका टोटल करूंगा, यूजर जो भी डालेगा। सपोज ये प्राइस है, ओके, मेरे कप का प्राइस है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेट। सो दैट इज नथिंग बट अ रेट ऑफ पर पर ग्लास का रेट है, ओके, पर कप का रेट है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल या फिर बिल। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया बेसिक सा, एंड वो क्या करेगा, यहाँ पे एक इनपुट आएगा कि कितने कप्स चाहिए, है ना। ये जो स्मॉल कप वाला है ये कितने कप चाहिए, तो वो एक वेरिएबल ले लेंगे। सो दैट इज नथिंग बट कि कितना, क्या बोलूं मैं इसको, कितना कप। तो यहाँ पे ले लेता हूँ क्वांटिटी, तो QTY इज अ क्वांटिटी, सो मैंने ले लिया क्वांटिटी, ठीक है। सेम सेम एक फंक्शन बना रहा हूँ, सेम एक फंक्शन बना रहा हूँ, और एक यहाँ पे एफ नहीं रहेगा, ओके, रेट इंटू क्वांटिटी, तो हमें मिल जाएगा रेट इंटू QTY। सो दैट इज नथिंग बट अ क्वांटिटी। ओके, कॉपी कर रहा हूँ और फिर से एक बना रहा हूँ, उसमें हो जाएगा बिग कप, ठीक है। बिग कप यहाँ पे फिर से क्वांटिटी, और बिग कप का साइज प्राइस जो है वो 40 रुपीज है, तो उसका बिल मिलेगा। तो ऐसे करके 2 है, एक है स्मॉल कप और एक है बिग कप। अब यहाँ पे ऐसा है कि हमें कप का चार्जेस भी लगाना है, मतलब वो जो खाली कप होता है ना, ये तो अंदर के क्वांटिटी का प्राइस है, मतलब 20 रुपए वो लिक्विड का प्राइस है, जूस का प्राइस है, और 40 रुपीज भी जूस का प्राइस है। पर हमें वो जो प्लास्टिक कप है उसका भी चार्ज जोड़ना है। अब मैं अगर मैं क्या करूँ अगर मैं यहाँ पे ना क्या कर दूं, यहाँ पे मैं इंट करके एक कप लूं, और सेम चीज मैं यहाँ पे भी इंट करके कप लूं, तो मेरा कोई सेंस नहीं बनता कि दो दो वेरिएबल लूं, बिकॉज ये जो है इसके लिए मेमोरी कंज्यूम होगी 2 बार। एक्चुअली रेट के लिए भी 2 बार नहीं लेना चाहिए, और हमने क्वांटिटी के लिए भी 2 बार नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये जो है ना ये मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा करो कि जिससे क्या हो जाए कि एट ए टाइम एक ही वेरिएबल से वो काम हो जाए। तो इस बार मैं सिर्फ कप के लिए ले रहा हूँ, आप उसके लिए भी ले सकते हो, ठीक है, रेट के लिए भी। यहाँ पे मैंने ले लिया कप, और इनिशियली रख दिया कि यार मेरा स्मॉल जो कप है वो मेरा ज्यादा बिकता है, तो मैंने उसका रेट डाल दिया। सपोज 1 रुपीज मैं चार्ज मारता हूँ, अगर कोई मेरे से स्मॉल कप लेता है तो प्लास्टिक वाले कप का चार्ज मैं 1 रुपीज मारता हूँ, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस कर देना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो रेट में आप प्लस कर दो, या फिर जो टोटल आएगा उसमें आप क्या कर दो, उसमें आप प्लस कर दो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ कि मैं मेरे टोटल में प्लस कर दूंगा कप का चार्जेस, तो जो भी होगा उसमें कप का चार्जेस ऐड हो जाएगा। सेम चीज मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ भी करना पड़ेगा, बिग कप के साथ, बिकॉज बिग कप का भी तो रेट मेरे को कुछ होगा ना, मतलब बड़े कप का भी तो मेरा कुछ प्राइस होगा। अगर यूजर लेता है बड़ा कप, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उस कप वेरिएबल का जो प्राइस है उसको चेंज करके मैं कर दूंगा 3 रुपीज, बिकॉज बड़ा कप है तो उसका जो प्लास्टिक है वो ज्यादा लगता है, तो वहां पे मैंने 3 रुपीज कर दिया। तो देखो मैंने एक ही वेरिएबल, हालांकि आप देखो तो आपने 2 वेरिएबल लिए, मतलब इसको इंडिविजुअली 4 बाइट कंज्यूम किया है, 4 बाइट कंज्यूम किया है, और इसको भी 4 बाइट कंज्यूम हुआ है। बट यहाँ पे अगर मैं कप की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही 4 बाइट कंज्यूम हुआ है, और बाकी तो क्या हमने रीयूज करना सीखे। सो ये होता है एक्चुअल यूज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, ओके। सो ग्लोबल वेरिएबल से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड साइज हम रिड्यूस कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम का। बट ऐसा मत करना कि जे दे दिए सभी के सभी बाहर में, ऐसा मत करना, बिकॉज उससे क्या हो सकता है, एक ओवरलैपिंग हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना है बस, यहाँ पे आपको फंक्शन मेन में क्या करोगे, आप बस फंक्शन को कॉल करोगे। सपोज मुझे स्मॉल चाहिए, कितने चाहिए, तो सपोज मैंने कर दिए 2, तो 20 के हिसाब से 40 होगा, और एक एक रुपया खाली कप का, तो ऐसा करके 40 प्लस 2 दैट इज 42 आना चाहिए आंसर। सो लेट मी टेस्ट। 1 मिनट बचा है, हाँ टर्मिनेट नहीं किया, वाह 1 मिनट बचा है और टर्मिनेट नहीं किया। 42 आना चाहिए आंसर, बिकॉज 20 रुपया चार्जेस रखा है। 41, ऐसा क्यों हुआ,
देखते हैं, चलो। अच्छा, हाँ, ये भी तो मल्टीप्लाइड होना चाहिए था ना, थोड़ा गलत हो गया। बिकॉज 1 रुपया क्या है, 1 कप का है और उसने कितने कप किए, 2 कप्स, तो उसको अपन ने किया ही नहीं, तो यहाँ पे कप